जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अंग्रेज़ों के आने के बाद जो जनजातीय विद्रोह झारखंड में हुए थे उनके कारणों को समझने वाले हैं। ठीक है। और इस टॉपिक को देखने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण या सांस्कृतिक कारण या फिर लीगल कारण के हिसाब से हम लोग इसको बताएं कि, या लीगल मतलब कानूनी कारण, कि उस हिसाब से बताएं कि हाँ चलिए ये कारण थे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक मोनोटोनस तरीका हो जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, उससे बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता है कि वो पृष्ठभूमि क्या था जिस कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उस पूरे बैकग्राउंड को क्लियर करूंगा कि किस पृष्ठभूमि के तहत पूरे जनजातीय विद्रोह हुए थे और उसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सामाजिक कारण, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारण करके मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे या किस किस खांचे में कौन कौन सा कारण बैठेगा और कैसे विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आज देखते हैं, मुझे कहानी के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या कारण थे या क्या पृष्ठभूमि था उस समय का, कि अंग्रेजों आए और यहाँ विद्रोह क्यों शुरू हो गया। अलग अलग जगह झारखंड में अलग अलग विद्रोह हुए थे, अलग अलग जनजातियों ने विद्रोह किए थे। ठीक है, तो क्यों, काहे, कैसे, तो उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, बेसिकली आज क्यों ही देखेंगे, काहे कैसे तो बाद में देखा जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो उस समय का जो झारखंड था, ठीक है, तो उस समय जो आदिवासी लोग यहाँ रहा करते थे वो लोग बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जिया करते थे, एकदम से ही सिंपल था। अंग्रेज आए, एक मतलब ऐसा कर सकते हैं कि सबसे उन्नत उस समय थे, उन्नत मतलब दिमागी रूप से, शैक्षणिक रूप से तो थे ही वो उन्नत। ठीक है, और एक है कि जंगल में जीवन जी रहा है और बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, मतलब झारखंड के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ के आदिवासी हैं कि बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं, बस सिर्फ अपनी आवश्यकता जितनी है वह उसी के हिसाब से जी रहे हैं, बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है इनका। ठीक है, और जो बाहर से आए उनका संस्कृति टोटली अलग था। ठीक है, तो जैसे कि बाहर से जो आते हैं वो उनका जैसे कॉन्सेप्ट था कि हमारा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, किसी के पास अपना निजी संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, उसमें बचत करने का आदत होना चाहिए। ठीक है, और बचत को भी धीरे आगे आके किसी में निवेश करने का प्रवृत्ति होना चाहिए, ऐसा बेसिकली लोग का था। ठीक है, और कर व्यवस्था वगैरह, तो कर व्यवस्था भी उनका हिस्सा था। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें तो आपका जो मैदानी इलाका था भारत का, ऊपर जो झारखंड के ऊपर वाला भाग देखिएगा तो उसमें भी ये पाया जाता था काफ़ी हद तक कि ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है या निजी संपत्ति है, कर व्यवस्था है, ये सब तो पाया ही जाता था वैसे। ठीक है, लेकिन जो झारखंड का इलाका था, झारखंड जो मैप नहीं है वैसे, तो जो झारखंड का इलाका था उसमें कर व्यवस्था नहीं पाया जाता था, यानी कर नहीं था। जो यहाँ के जनजाति है वो किसी को भी कर नहीं दिया करते थे। ठीक है, जब मुगलों का शासन मतलब भारत में शुरू हुआ था उस समय कुछ हद तक कभी कभार एक क्या कहते हैं, एक ट्रिब्यूट के रूप में कह सकते हैं या नजराना के रूप में कभी कभार यहाँ के राजा उन्हें दिया करते थे। ठीक है, बाकी कहते हैं कि अब हर साल कर दे रहे हैं, तो हर साल कर यहाँ के राजाओं ने ना यहाँ के जनता ने कभी नहीं दिया था। मतलब यहाँ के जनता को या आदिवासियों को कर देने का कोई आदत नहीं था। ठीक है, अब कर अगर देना है तो आपको संपत्ति को बचाना भी पड़ता है। मतलब पहला तो आपको खुद का अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी पे कुछ काम कीजिएगा, उससे कुछ आपका उत्पादन होगा, उस उत्पादन को बेचिएगा तो आपके पास कुछ पैसा आएगा। ठीक है, अब उस पैसा पे कुछ दैनिक जीवन का चीज़ें काम कीजिएगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा रहेगा उससे आप सरकार को टैक्स दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ के आदिवासियों में नहीं था। ठीक है, इनमें बचत करने की प्रवृत्ति नहीं थी, इनका नेचर ही नहीं था, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था बहुत सिंपल अर्थव्यवस्था थी और उस अर्थव्यवस्था में आपको पैसा जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं था। आदमी पैसा जमा क्यों करता है? ताकि वो खुद की ज़रूरतें और जो सरकारी या कुछ सामाजिक ज़रूरतें होंगे वो सब चीज़ को पूरा कर पाएगा। ठीक है, लेकिन पैसा बचा हो रहा है या फिर टैक्स देना है वो टैक्स दे पाएगा। ठीक है,
लेकिन है कि इन्हें टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, और आगे भविष्य को ज़्यादा सोचा नहीं करते थे, और उसकी भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि बहुत सिंपल ज़िंदगी में ज़रूरतें बहुत सिंपल थी और वो सब पूरा हो जाता था। और जो अपने आस पास के जो जंगल थे, जंगल से ये सारा ज़रूरत इनका पूरा हो जाता था। और चूँकि जंगल से सारा ज़रूरत पूरा हो जाता था तो उनको बचा के रखने का, बचत करने की प्रवृत्ति नहीं था इनके पास। अब बचत करने की प्रवृत्ति नहीं है तो निवेश का भी कोई यहाँ स्कोप नहीं था, क्योंकि निवेश कर वैसा कुछ करते भी नहीं थे वैसा कि इन्हें निवेश करने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो यहाँ आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो निजी संपत्ति नहीं है। ठीक है, किसी का नहीं था बेसिकली वो, मतलब ये लोग मानते थे कि सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है, या सिंगा बोंगा का दिया हुआ है, या धर्मेश का दिया हुआ है। तो जब सब कुछ उन्हीं का है तो अपना किसी का कैसे हो सकता है? सब कुछ उन्हीं का है तो जो जितना, जिसको जितना उपयोग करना उपयोग कीजिए, जिसका जितना ज़रूरत है। ठीक है, मुझे अगर 10 बीघा में काम चल जा रहा है तो मैं 10 बीघा का ये करूँगा, किसी का 20 बीघा का ज़रूरत है वो 20 बीघा का उपयोग करेगा, किसी को 40 बीघा का उपयोग करे, परिवार अगर उतना बड़ा है तो उतना का उपयोग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी को 5 बीघे में काम चला तो 5 बीघे में काम चला रहा है और वो खुश है उसी से, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपस में कि तुम्हारा ज़्यादा है मेरा कम है। कंपटीशन का भावना यहाँ नहीं था। ठीक है, जैसे जो भारत का जो प्लेन वाला जो मैदानी इलाका था वहाँ पे कंपटीशन का भावना था, इसके पास जितना संपत्ति है इसके पास कम संपत्ति है, एक शान से रह रहा है, एक उसको दबा के रख रहा है, इस टाइप का चीज़ें था। तो उस टाइप का चीज़ यहाँ नहीं था। यहाँ बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते थे और बस ऐश मौज करते थे, बस दिन भर मान लो जो काम करना था किया और शाम को बस अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, मतलब जैसे आजकल के जो धर्म है उसमें भी, जो अभी जो पॉपुलर धर्म में चलता है उसमें भी कहा जाता है कि आप अपने वर्तमान समय में रहिए, वर्तमान में समय में रहिए, भूतकाल का ज़्यादा चिंता मत कीजिए और भविष्य का भी मत सोचिए, वर्तमान में रहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी लोग वर्तमान में जी रहे थे और बहुत खुशी से रहा करते थे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा करते थे। उनके भावी पीढ़ियों को का ज़िंदगी कैसे अच्छा बीतेगा उसका चिंता वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो सभ्यता था वो हज़ारों साल से चला आ रहा है। और जो हज़ारों साल से चला आ रहा सभ्यता है, जो उनके पूर्वज बिना चिंता किए ही चले गए थे, तो इनका भी जीवन पार हो जाता, उनके आने वाले भावी पीढ़ी है उनका भी जीवन पार हो जाएगा। बशर्ते ये जो जंगल है वो सब बचा हुआ, ज़मीन है जंगल है बचा हुआ रहे, ये बचा हुआ रहेगा, उनकी ज़रूरतें पूरा हो जाएगा। इनके बहुत महल बनाने का या बहुत संपत्ति अर्जित करने का इनका इच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमी है, या ये सिंपल सोसाइटी है, या सिंपल कल्चर है, या सिंपल पॉलिटी है, जो कि ये लोग के अब जो आदिवासियों के था उस समय। ठीक है, तो एक एक करके कारणों को देखते हैं। तो निजी संपत्ति का ये लोग का नहीं, तो उस समय का कॉन्सेप्ट नहीं था वैसे। बचत, तो बचत का कॉन्सेप्ट नहीं था। निवेश, तो निवेश का वैसा ज़रूरत नहीं था वैसा कुछ खास, तो निवेश वाला फंडा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली, हाँ, तो एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत मुद्रा का चलन आया था, लेकिन ज़्यादातर जो वस्तु, एक वस्तु को दे के दूसरे वस्तु को लोग लिया करते थे, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जबकि जो मैदानी इलाका भारत का था वहाँ पे मुद्रा का प्रचलन था, या फिर जो बाहर से आए अंग्रेज लोग वहाँ पे मुद्रा का प्रचलन का लोग का कल्चर था। ठीक है, उसके बाद जो ज़रूरत आधारित अर्थव्यवस्था, तो जितना ज़रूरत था वैसे ही रहते थे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी या बेचने के लिए वैसा इन लोग का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रतियोगिता नहीं कि आपस में कोई कंपटीशन नहीं है कि हमको तुमसे आगे बढ़ना है या कुछ करना नहीं, बस जितना ज़रूरत हुआ काम हुआ, बाकी मस्त होकर नाचना गाना और रहना है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं। ठीक है, तो ये लोग है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने का कोई सोचता था। अंग्रेजी लोग जो आया था वो उत्पादन का साधनों पर नियंत्रण करने का सोचता था। उत्पादन का साधन कैसे, क्या, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह कहते हैं। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज। ठीक है, अब इसको हिंदी में अभी जगह भी नहीं लिखने का वैसे, खैर अभी इसका ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग उत्पादन का साधन मान लीजिए कि ज़मीन एक उत्पादन का साधन है। ज़मीन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, पूंजी रहेगा तभी कुछ कर सकते हैं, लेबर या जो मजदूर रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। और एक अंदर का हिम्मत जो होता है, हिम्मत है जो इंटरप्राइज करने का, जो ये क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं वैसे इंग्लिश में, तो वो होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब पे होता है कि निजी मतलब अब निजी होगा तो क्या होगा, ज़मीन मान ली मेरा है तो मतलब ज़मीन मेरा होगा, अगर मेरे पास पूंजी भी होगा वो मेरा अपना पूंजी होगा। ठीक है, अब उसी को हम चैनलाइज करेंगे, उसी को हम किसी को लेबर को देना है, कितना कितना देना है, या कितना अपना हिम्मत से साथ काम को करवाना है, तो वो सब चीज़ है कि उस पर निजी नियंत्रण वाला कहलाता कि। तो वो चीज़ अभी आजकल ज़्यादातर सभी सोसाइटी में ये मिल पाया जाता है
कि सभी सोसाइटी में सोचा जाता है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। मतलब अंबानी है तो अंबानी का जो सोच है बिजनेस का, एक वो सोच तो उसका है, अपना है, पूंजी उसका अपना है, ज़मीन जो जहाँ काम करता है वो उसका अपना है, लेबर पे वो नियंत्रण खुद का, उसका नियम कानून को चलवाता है। वो कुछ देश का पालन होता है, बाकी कुछ उसका भी नियम चलता है। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट आजकल चलता है। इस समाज में जो आदिवासियों का समाज था, यहाँ पे वो नहीं था। ठीक है, वो बस प्रकृति में ऐसी बस हंसी खुशी जी रहे हैं ज़िंदगी, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, खाना दाना पानी चल रहा है और ऐसे ज़िंदगी चल रहा है। फ्यूचर का सोचना नहीं है, कल क्या होगा वो नहीं सोचना है, आज में ये लोग जी रहे थे। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है। फिर भावी पीढ़ियों का चिंता नहीं था, तो ये तो डिस्कस हो चुका। कर नहीं तो कर देने का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ का राजा भी रहते थे तो वो लोग भी मिट्टी के घर में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो वैसा नहीं था। हाँ, उन राजाओं को कमरा थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, मान लो 5 कमरा हो, 10 कमरा वो हो सकते थे, लेकिन बहुत बड़का भव्य महल है तो महल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। महल वाला कॉन्सेप्ट बाद में आता है। ठीक है तो ये हो गया। तो इस तरह का जो ज़िंदगी जी रहा है यहाँ का आदिवासी, ये उसका पृष्ठभूमि हो गया। ठीक है, कि बहुत ही सिंपल ज़िंदगी है, बहुत ही सिंपल समाज है, बहुत ही सिंपल अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और राजनीतिक रूप से ये लोग का जो पढ़ा पंचायत वगैरह है, मांझी मानकी पंचायत वगैरह है, तो इनका खुद का पंचायत था जिसमें वो अपने समाज के भला के लिए या हर इंडिविजुअल के भला के लिए निर्णय उसमें वो लिया करते थे। तो उनका खुद का बनाया हुआ पॉलिटी था। ठीक है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटी नहीं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था नहीं था कि राजा है, महल है, सेना है, वो सब कुछ नहीं था इनके पास। ठीक है, और जो बड़ा हम लोग शासन व्यवस्था में देखे भी हैं कि किसी भी स्तर पे जो मतलब पढ़ा स्तर है या मानकी का स्तर है, वहाँ पे कोई सेना वगैरह नहीं था। ठीक है, चलिए, तो हाँ इतना ही है। तो ये इनका व्यवस्था था। और इस जगह पे मतलब इस तरह का मतलब जो हालात था, या इस पृष्ठभूमि में आपका अंग्रेज लोग आता है और यहाँ पे सत्ता का स्थापना करता है। ठीक है, जब सत्ता का स्थापना करता है तो वहाँ पे आपका 1793 में आपका परमानेंट सेटलमेंट को लागू करता है। यहाँ पे कॉर्नवालिस करता है। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस 1783 में यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू करता है। और चूँकि ये बेसिकली बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी वाले इलाके में तो खास करके था ही वो। ठीक है, तो उस ये पे है कि और उसी का ये हिस्सा था, यहाँ पे भी लागू होना था। और यहाँ पे भी जब ये लागू होता है तो यहाँ पे टैक्स कंपलसरी हो जाता है। अब हर इंसान को वहाँ पे अब टैक्स देना पड़ेगा, और ये सब ज़मींदारों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ के जो प्रमुख, बहुत सारे जो पुराने प्रमुख थे या जो पुराने राजा थे, सब जमींदार में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब सबका काम क्या हो गया कि सबको यहाँ से अब टैक्स उठाना है। ठीक है, और जब टैक्स उठाना वो शुरू करते हैं तो पुराने राजा लोग, क्योंकि उनका आदत नहीं था, वो ठीक से नहीं उठा पाते हैं। और नहीं उठा पाते हैं तो उनका जो ज़मींदारी था वो नीलामी होना शुरू हो जाता है, नीलामी करने लगते हैं। ये जब परमानेंट सेटलमेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसको वहाँ देखेंगे वैसे बेसिकली। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट वहाँ हो जाता है, नीलाम और नहीं टाइम पे चुका पाता है तो ज़मींदारी का नीलामी होने लगता है। तो बाहर से ज़मींदार लोग आना शुरू कर देते हैं और वो लोग यहाँ के ज़मीन को खरीदने लगते हैं, मतलब ज़मींदारी को खरीदने लगते हैं। ठीक है, अब जब ज़मींदारी को बाहर वाले लोग ले लेते हैं तो अब ज़मींदारी को मतलब क्या कहते हैं, अब वो कड़ाई से कर व्यवस्था को लागू करते हैं। जब कड़ाई से लागू करते हैं तो जाहिर है कि यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगता है। यहाँ वाले जो थे वो इनके बीच में रहते थे, वो समझते थे तो ज़्यादा कड़ाई नहीं करते थे। कि जो बाहर वाले आगे वो कड़ाई से लागू करने लगे। अब कड़ाई से जब लागू करने लगे तो यहाँ के लोगों के लिए, जो आदिवासी लोगों के लिए, तो सबको टैक्स देने में दिक्कत होने लगा। जब दिक्कत होने लगा तो क्या करते हैं कि जो ज़मींदारों से या फिर जो सूदखोर थे उनसे वो उधार लेना शुरू कर देते हैं। जब उधार लेके और जब टैक्स चुकाइएगा, ठीक है, और आपको बचत करने का आदत नहीं है, क्योंकि बचत करने का आपका कल्चर नहीं है, और जब बचत नहीं कर रहे हैं तो आप ज़मींदार को चुकाइएगा कैसे, और जब नहीं चुका पाइएगा तो फिर तो जाहिर है कि वो आपकी ज़मीन को ले लेगा। और इस तरह से आदिवासियों की ज़मीन आपका इन ज़मींदारों या सूदखोरों के पास जाना शुरू हो जाता है। ठीक है,
एक तरह से ज़मीन अब जाना शुरू हो गया ये लोग का, किसके चलते? तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है या जो स्थायी बंदोबस्त है उसके चलते ज़मीन जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। या अंग्रेजों के आने के बाद ही ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आ जाता है कि ये लोग जंगल कानून भी अंग्रेजों के काल में बना था। तो अब जंगल कानून में हुआ ये था कि आप जंगल में जाके लकड़ी वकड़ी काट के या फल उल चुन चान के आप आसानी से नहीं ला सकते हैं। तो अब जो हज़ारों साल से इस जंगल पर लोग निर्भर थे और सब कुछ लोग जंगल से ही हासिल करते थे, चाहे आपके जलावन का हो या फिर आपको क्या कहते हैं फल पौधे हो या फिर आपको जानवर अगर जो मीट वगैरह हो सब वहीं से हासिल करते थे। अब उस पर अगर नियंत्रण हो जाएगा, एक तो खेती हो रहा है तो खेती पे भी आपको ज़मीन आपका जाना शुरू हो गया। अब जंगल पे आप निर्भर हैं, काफ़ी तो निर्भर थे, तो उस पर भी आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपका सामाजिक नियम थे तो उस पर भी जैसे दारू पीना वगैरह है या फिर किस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब पे भी आप अंग्रेज लोग अपना अपना नियम लाना शुरू कर देता है। जो कि आपका जो मैदानी इलाका का जो नियम था, मैदानी इलाके के नियम को आप जो जंगली इलाका था झारखंड, वहाँ पे लागू करना शुरू कर देते। तो दोनों जगह अलग अलग मतलब सामाजिक हालत था, आर्थिक हालत था, तो दोनों का नियम अलग अलग होगा, एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज एक जैसा नियम दोनों जगह लागू कर देता है, ठीक है। उसके अलावा होता है कि जो धर्म का बहुत सारे लोग जो मतलब क्रिश्चियनिटी आता है, तो क्रिश्चियनिटी आता है तो एक तो अपना धर्म का लोग प्रचार शुरू कर देता है। कुछ हद तक शिक्षा वगैरह स्वास्थ्य पे काम करता है, ठीक है, जो कि अच्छा काम था, लेकिन अपना धर्म का प्रचार भी करता है। और यहाँ का जो धर्म था सरना धर्म, उसका लोग मजाक भी उड़ाता है। तो मजाक उड़ाता है तो इनको चोट लगता था, दर्द होता था, दिक्कत होता था कि इनके धर्म का या कस्टम्स का इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो धार्मिक रूप से आपको दिक्कत किया जा रहा था, ठीक है। आपके जो समाज को चलाने वाले नियम हैं उसको वो इंटरफेयर कर रहा था। जिस जंगल पे आप निर्भर थे उस पर भी वो लोग रोक लगा रहा था। ज़मीन को भी वो लोग ले रहा था, मतलब धीरे धीरे करके जा रहा था, आपके हाथ से छूट रहा था। और ऐसी हालत में होता है कि वो लोग के बीच में भुखमरी स्टार्ट हो जाता है। अब सब भूख से नहीं मर रहे थे वैसे, लेकिन शुरू तो हो ही गया प्रोसेस। जब प्रोसेस शुरू हो गया तो अब जाहिर है कि उन लोग का ध्यान जाएगा, और जब जाएगा तो लोग विरोध करने का भी सोचेगा। विरोध करने के लिए क्या करेगा? तो शुरुआती दौर में होता है कि आदमी लोग अपने अधिकारियों के पास जाता है, और जब अधिकारियों के पास जाता है तो फिर वो अधिकारी भी उनका बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो अधिकारी आपके अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी थे। और वो अधिकारी भी यहाँ के लोकल नहीं थे, वो बाहर के अधिकारी थे, या तो बंगाल के थे, बिहार के थे, यूपी के थे, उड़ीसा के थे, ठीक है। अब वो अधिकारी जो बाहर का है वो आपकी बातों का नहीं सुन रहा है। अब जो नहीं सुन रहा है, और वो अधिकारी भी जो वही ज़मींदार और जो आपका सुदखोर है उसके साथ मिलके वो आपका शोषण करने में मदद कर रहा है। थाना में भी आपका बात नहीं सुना जा रहा है। कोर्ट में अगर आपका केस जा रहा है तो कोर्ट में केस आपका बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और जजमेंट भी आ रहा है तो जजमेंट जो शोषण करने वाले हैं उनके फेवर में आ रहा है। तो ऐसे हालत में इनको तो बस मरने वाला हालत हो गया था। और इस हालत में आके आदिवासी लोग विद्रोह करने का सोचता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्रोह होते हैं, अलग अलग आदिवासी अलग अलग विद्रोह करते हैं झारखंड में, ठीक है। तो बेसिक पृष्ठभूमि क्लियर कि ये लोग का जीवन बहुत सिंपल था, और सिंपल जीवन में अब अंग्रेज लोग आता है, सुदखोर लोग आता है, टैक्सेशन सिस्टम शुरू होता है, और वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं कि उससे लोग, क्योंकि उन लोग का कल्चर वैसा नहीं था पैसा जमा करने का, टैक्स देने का, तो लोग उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इनका ज़मीन बिकना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से ये लोग का क्या कहते हैं भुखमरी आने लगता है, बस मरने वाला हालत पे पहुंचना शुरू हो जाता है, और जीवन एकदम तहस नहस वाला हाल हो जाता है। आप हड़िया पी रहे हैं तो आपको हड़िया भी नहीं पीने देगा। हड़िया आपका सदियों का कल्चर है, आपका प्रसाद का के रूप में भी दिया जाता है। अब उस पर भी अगर रोक लगाना शुरू कर देगा तो जाहिर है कि इनको दिक्कत होगा, इनके जीवन पद्धति को दिक्कत हो रहा था उससे, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो यहाँ का ज़मींदार लोग था, ठीक है, तो जो एक पुराना ज़मींदार था, एक तो नया वाला था, तो नया को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो पुराना ज़मींदार था उनको भी अंग्रेज़ों से प्रॉब्लम हो रहा था। तो प्रॉब्लम उनको इसलिए हो रहा था क्योंकि जब ज़मींदारी उनको बांटा गया था, तो ज़मींदारी का जो इलाका था, ठीक है, तो मान लीजिए किसी को ये इलाका है, ये इलाका है, ये इलाका है, तो बाउंड्री के चलते किसका कितना बाउंड्री फैला हुआ है उसके कारण में ज़मींदारों के बीच में अनबन हो रहा था। इससे चलते भी उनका अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था, पहला चीज़। दूसरा, अगर वो ज़मींदार टाइम पे नहीं दे पा रहे थे तो तगादा करने के लिए बार बार
अपने सैनिकों को भेजता था या पुलिस वाले आते थे, इस कारण इनसे बेइज्जती भी होता है। इनको आदत नहीं था टैक्स देने का। अब इनके घर में कोई बकायदा बार बार पुलिस वाला आएगा तो इनको बेइज्जती महसूस होता था, ठीक है, तो उससे भी इनको दिक्कत पैदा हो रहा था। और तीसरा ये कि इनका ज़मीन का अगर टाइम पे नहीं दे पा रहे थे तो नीलामी कर दे रहा था। तो नीलामी टाइप का कॉन्सेप्ट इनको देखा हुआ नहीं था। अब देखा हुआ नहीं था तो ज़मीन अगर हाथ से निकल जाएगा अचानक से तो जाहिर है कि आपका हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण से ज़मींदारों में असंतोष था, पुराने वाले ज़मींदार में। नए वाले तो ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो ज़मींदार अफसर और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर यहाँ का जनता का शोषण कर रहे थे। पुराने वाले को दिक्कत हो रहा था, तो वो क्या करेंगे कि जनता को भड़काने का काम करेंगे और यहाँ का विद्रोह को साथ देंगे, जो कि हर विद्रोह में आपको मिलेगा ये लोग का साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो पुराना राजा थे, तो पुराना राजा में देख लिए कि जो पलामू में आपका था आपका दर्पनाथ नहीं, आपका जयनाथ सिंह, ठीक है, रामगढ़ में था आपका मुकुंद सिंह, आपका छोटा नागपुर खास में था आपका दर्पनाथ सिंह, ठीक है। नीचे जाते हैं तो नीचे में आपको मिलता है आपका गंगा नारायण, क्या कहते हैं आपको, ढाल, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। तो सब लोग में असंतोष था कि उनका जो एक राजा वाला पावर था, राजा का पावर छिन गया था, ठीक है। और जब पावर छिन गया था वो जनता को भड़काने का काम करते रहते थे कि ये अंग्रेज लोग के चलते ऐसा गलत हो रहा है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जो पुराना राजा लोग थे वो विरोध को भड़का रहे थे, ठीक है। अब जो गोपाल राय जैसा या जगन्नाथ ढाल जैसा अंग्रेज़ों के समर्थन के बाद से जब शासक बन जाते हैं तो वो लोग से अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा के लिए उसे डिमांड करते रहता था। और उनका इच्छा को, अंग्रेज़ों का इच्छा पूर्ण करने के चक्कर में ये लोग कंगाल के हाल पे पहुंच गया था। तो जो अंग्रेज़ों का मदद से जो राजा बने थे उनके अंदर भी बहुत असंतोष था, तो वो लोग भी इन आंदोलनों को मदद कर, जो आदिवासी विद्रोह होते हैं उनका साथ देते हैं और मदद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और हुआ, दिक्कत हुआ था उस काल में कि जो मान लिया मराठा लोग यहाँ पे आते थे, काफ़ी बार आए थे यहाँ पे, ठीक है। जो मराठा लोग अपने सेना के साथ आते तो जाहिर है फसल उसल का नुकसान हो जाता था, तो उससे भी यहाँ का जो जनजाति था उसको घाटा हुआ था, ठीक है। तो घाटा होगा तो जाहिर है फसल ठीक से नहीं रहेगा तो भुखमरी तो आएगा, अब भुखमरी आएगा तो राजा के प्रति फूटेगा, मराठा तो चले जाते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के चक्कर में भी बहुत सारा लड़ाई हुआ था। अब लड़ाई के कारण जाहिर है कि बहुत सारा फसल वगैरह नष्ट हो जाया करता था, और जब फसल नष्ट होता था तो जाहिर है कि उससे भी भुखमरी का हालत पैदा होगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत मराठे, अंग्रेज़ों का युद्ध और राजाओं का जो असंतोष है, ज़मींदारों का जो असंतोष है, ठीक है, और जो जनता आम आदिवासी का जो असंतोष हमने देखा, सभी चीज़ मिलके एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना हुआ था। और यही विस्फोटक स्थिति अलग अलग विद्रोहों के रूप में सामने आता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि उस काल में आपका अकाल काफ़ी बार पड़ा था। एक 1770 में, 1777 में, 1800, 1777, 1800 में आपका अकाल पड़ा था, ठीक है। और जब अकाल पड़ा था तो जाहिर है कि खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत हो जाएगा तो कुछ लोग आपको झारखंड से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। कुछ लोग सरगुजा चले गए थे, कुछ लोग यूपी के मिर्ज़ापुर चले गए थे, कुछ लोग साउथ बिहार के मतलब जो अभी का जो साउथ बिहार बनेगा उधर चले गए थे, ठीक है, काम करने के लिए। जब वो तो काम करने चले गए, जो बाकी बचे वो क्या करेंगे, तो जाहिर है कि अगर स्थिति से लड़ना है तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा। तो वहाँ उस अकालों के कारण भी अगर विद्रोह को मतलब बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी थे ये कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे थे, ठीक है। इसको एक मनोवैज्ञानिक कारण के रूप में भी बताया जाता है, ठीक है, कि ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहे थे। अंग्रेज़ों के काल तक तो कम से हमेशा ही आज़ाद रहे थे और डायरेक्ट कंट्रोल किसी का नहीं रहा था। इनफैक्ट अब मौर्य वंश का कहिए तो मौर्य वंश तक का यहाँ पे कंट्रोल नहीं था, गुप्त वंश का भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने इस इलाके को जीता हो, लेकिन कंट्रोल को बना के नहीं रखा था वो भी, ठीक है। और बाकी राजाओं को तो किसी को जो मालूम, जैसे सल्तनत वाले जो सुल्तान आते हैं, जो मुग़ल के बादशाह आते हैं, किसी का डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉपर तरीके से कभी नहीं था इस इलाके में। और जो प्रॉपर तरीके जो शासन स्थापित करने की कोशिश किया जाता है वो अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। और अंग्रेज़ लोग आता है और जहाँ स्थानीय शासन व्यवस्था था सबको मतलब हटाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। तो जाहिर कि असंतोष होगा, क्योंकि इससे पहले जो राजा लोग शासन कर रहे थे, नागवंश का राजा शासन कर रहे थे, पलामू वाला कर रहा था, चाहे आपका रामगढ़ का राजा कर रहा था, ठीक है, चाहे जो हजारीबाग का जो 4-5 और जो ऊपर केंदी चाय चंपा वगैरह इलाका का है, नीचे सिंहभूम पोरहाट का इलाका है, कोई
स्थानीय शासन व्यवस्था को अफेक्ट करने का कोशिश नहीं किया था कोई भी, ठीक है। सबको बना रहने दिया गया। वो लोग ऊपर में थे, शासन कर रहे थे, लेकिन नीचे में लेवल पे जो स्थानीय शासन व्यवस्था वगैरह था उसको अफेक्ट करने का कोई कोशिश नहीं किया था। लेकिन अंग्रेज आते हैं, सब कुछ को बदलने की कोशिश करते हैं, अपना नियम कानून को लादने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण से यहाँ बहुत सारा दिक्कत पैदा होता है। और यहाँ की जनता, यहाँ पे विद्रोह की जनता है, यहाँ पे जो जमींदार वर्ग था वो भी है, यहाँ पे जो पुराना राजा लोग था वो भी है। तो सब में असंतोष फैल जाता है और सब लोग यहाँ पे विद्रोह का साथ देता है। और झारखंड में अलग अलग टाइम में अलग अलग विद्रोह होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एक एक करके कारण को देखेंगे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, इन आंदोलनों के क्या क्या थे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एक करके विद्रोहों को देखेंगे कि कैसे एक एक विद्रोह कैसे कैसे हुए थे, ठीक है। थैंक यू।